Chapter 7. In this longest chapter, after the very brief chapter 6, the relationship between Edna and Adele is described. At the time of the writing of the novel, as mentioned above, friendship and solidarity in female relationships was a recurrent theme in women's writing. यानी कि इस लॉन्गेस्ट चैप्टर में आफ्टर द वेरी ब्रीफ चैप्टर 6 जो रिलेशनशिप है बिटवीन एडना एंड एडेल उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जब ये नावल लिखी गई थी तो एज मैंशनड अबव जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था कि फ्रेंडशिप और सॉलिडेरिटी जो फीमेल फ्रेंडशिप्स में रिलेशनशिप्स में थी वो एक रेकरेंट थीम थी विमेंस राइटिंग में। फ्रेंडशिप आप सबको पता ही है क्या होता है। सॉलिडेरिटी यानी कि उनके अंदर जो एक तरह से बॉन्ड ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं, यानी कि वो हमेशा यूनाइट होकर रहती थी। और ये जो चीज़ें हैं फ्रेंडशिप और सॉलिडेरिटी, ये जो थीम्स है ना फीमेल रिलेशनशिप्स में, फीमेल रिलेशनशिप्स इन द सेंस कि एक फीमेल्स का फीमेल के साथ जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप का और सॉलिडेरिटी का, ये बहुत ही एक ज़्यादा एक रेकरेंट थीम था। रेकरेंट यानी कि बार बार अपीयर होने वाला वुमेंस राइटिंग में। तो जो वुमेन राइटर्स थी उस टाइम की वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनी नॉवेल्स वगैरह में डालती थी। Edna was reserved in her childhood, but under the influence of Madame Retignol and Edna's sensuous susceptibility to beauty, she starts being more open. यानी कि एडना जो थी ना वो अपने चाइल्डहुड में थोड़ी रिजर्व्ड थी, यानी कि एक तरह से ये कह लो कि इंट्रोवर्ट टाइप की थी। लेकिन मैडम रेटिग्नॉल के इन्फ्लुएंस में, यानी कि एडल रेटिग्नॉल के इन्फ्लुएंस में, एंड एडना सेंसुअस ससेप्टिबिलिटी टू ब्यूटी, और एडना की जो सेंसुअस ससेप्टिबिलिटी ना ब्यूटी की तरफ, उसकी वजह से वो शी स्टार्ट्स बीइंग मोर ओपन। They undertake a they undertake a walk to the beach and spend time together. Edna and Adele are described in vivid and sensuous details of dress and gait. यानी कि वो जो हैं, हाँ, वो एक वॉक पर जाते हैं बीच पे दोनों, और एक मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और एडना और एडेल को मतलब डिस्क्राइब किया है हमारी जो क्या कहते हैं ऑथर हैं उसने, किस कैसे डिस्क्राइब किए, आर डिस्क्राइब्ड इन विविड एंड सेंशुअल डिटेल्स, यानी कि विविड और सेंशुअल डिटेल्स में उन्हें डिस्क्राइब किया है ऑफ ड्रेस एंड गेट। ड्रेस आप सबको पता ही है, गेट इन द सेंस यानी कि उनका जो शरीर का जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके उससे डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड एडना बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन हर childhood and her adolescence, including her Presbyterian upbringing, the absence of a mother, her sisters Margaret and Janet, her intellectual interests, etc. यानी कि एडना जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑन हर चाइल्डहुड और हर एडोलेसेंस, इंक्लूडिंग हर प्रेस्बाइटेरियन अपब्रिंगिंग। अब प्रेस्बाइटेरियन क्या होता है? प्रेस्बाइटेरियन अगर आपको जानना ही है तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी एक्सप्लेन करने में काफ़ी लंबी चीज़ है। जो कैथलिक्स होते हैं ना, चर्च जाने वाले लोग, उन्हीं की एक तरह से जैसे सब डिविजन्स होते हैं, उनके डिविजन्स होते हैं, वैसा ही कुछ है ये प्रेस्बाइटेरियन अपब्रिंगिंग। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो प्रेस्बाइटेरियन होंगे, तो इसलिए उसकी जो है अपब्रिंगिंग है वो भी उस हिसाब से प्रेस्बाइटेरियन कहा गया है। तो वो अपने चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पर रिफ्लेक्ट करती है, इंक्लूडिंग हर प्रेस्बाइटेरियन अपब्रिंगिंग। द एब्सेंस ऑफ अ मदर, कैसे उसकी मदर नहीं थी उसके चाइल्डहुड में। हर सिस्टर्स मार्गरेट एंड जेनेट, उसकी सिस्टर्स तो थी हाँ। एब्सेंस मतलब मदर की थी, मदर नहीं थी उसके साथ शुरू से ही, आई गेस, या मर गई होगी शुरू में ही। हर सिस्टर्स, उसकी बहन, अपनी बहनों के बारे में बताती है, मार्गरेट एंड जेनेट। हर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, और उसके जो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट थे उनके बारे में भी वो बताती है, एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। This chapter helps us peek into the psyche of Edna as developed in her childhood and adolescence, and the role that a parent's absence play in the development of an individual from a psychoanalytic point of view। यानी कि ये जो चैप्टर है ना वो हमें हेल्प करता है पीक करने में, मतलब किस में देखने के लिए, इनटू द साइकी ऑफ एडना, कि एडना की जो साइकी है यानी कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो अपनी जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, यानी कि उसकी जो भी साइकिक, मतलब सॉरी, जो साइकी है उसकी पूरी, उसको एक तरह से हमें दिखाने की कोशिश की गई है एज डेवलप्ड इन अ चाइल्डहुड। तो आपकी जो साइकी है ना वो मतलब पूरी उम्र भर डेवलप होती रहती है।
इसमें लिखा गया है कि कैसे उसकी साइकी जो है वो चाइल्डहुड में डेवलप हुई, फिर एडोलेसेंस में डेवलप हुई, और कैसे जो उसकी साइकी पे एक रोल उसके पेरेंट्स की एब्सेंस ने भी प्ले किया, एंड द रोल दैट अ पेरेंट्स एब्सेंस प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जब किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं और किसी बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप जब उनकी बातें सुनोगे और देखोगे कि वो कैसे अपनी दिनचर्या के काम करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो एक तरह से उनकी साइकी पे मतलब डिफरेंस पड़ता है। किसी एक के पेरेंट्स हैं, उसकी साइकी थोड़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं उसके साइकी थोड़ी सी कम बेटर हो सकती है। तो कैसे ये चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट डालती हैं फ्रॉम अ साइको एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू। As Edna lacked a mother figure in her growing up years, she looks for a mother surrogate in Adele and cannot be a mother woman since she has never experienced motherly affection. यानी कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडना के पास एक मदर फिगर नहीं थी, उसकी मदर मतलब नहीं थी उसके ग्रोइंग ईयर्स में, तो वो एक ना मदर सरोगेट ढूंढती है इन एडेल। यानी कि एक तरह से एडेल जो उसकी दोस्त है वो उसको एज अ मदर मतलब अपनी मदर की उससे रिप्लेस करती है। कि मतलब जैसे हम्म किसी के फादर नहीं होते, ठीक है, मतलब किसी के फादर नहीं होते, किसी की मदर नहीं होती, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं मतलब यूजुअली कि जो उनके सबसे क्लोज होते हैं ना, जैसे चाची हो गई या फिर ताई जी वगैरह हो गई, जो भी उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनका जो रोल है मदर का वो एक तरह से वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है थोड़ा सा। तो उनमें ही वो अपनी मदर को देखना या फिर अपने फादर को देखना अपने चाचा वगैरह में उसमें शुरू कर देता है, जो उनकी देखभाल कर रहा है या फिर जो उनके ज़्यादा क्लोज है। वैसे ही एडना जो है यहाँ पे मतलब उसकी दोस्ती थी एडेल रेटिग्नॉल, उसको एज अ मदर सैरोगेट मतलब देखने लगी थी। और वो खुद एक मदर वुमेन नहीं बन सकती थी क्योंकि उसने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मदरली अफेक्शन। कल हमने बात की थी कि कैसे जो क्रियोल वुमेन थी जहाँ पर ग्रैंड आइजल रेजिडेंस में हैं अभी, और कैसे वहाँ पर जो भी क्रियोल वुमेन हैं वो मोस्टली एक मदर वुमेन है, यानी कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, अपने घर का बहुत ख्याल रखती हैं। तो दे आर ऑल अ मदर वुमेन। लेकिन एडना को तो यहाँ पे मतलब एक तरह से मदर वुमेन बनना आता ही नहीं, क्योंकि उसने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना मदरली अफेक्शन। उसकी खुद की माँ तो रही नहीं कभी, तो उसे पता नहीं है कि एक मदर वुमेन कैसे बना जाता है और एक मदर वुमेन कैसी होती है। She recounts her adolescent infatuations towards a cavalry officer and a tragedian later। यानी कि वो मतलब एडल रेटिग्नॉल से बात कर रही है और वो एक और चीज़ के बारे में बताती है। अब उसकी जो एडोलेसेंट इन्फैचुएशंस थी, सबको पता ही होगा इन्फैचुएशन का मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी अट्रैक्शन जो होता है। तो टूवर्ड्स अ कैवलरी ऑफिसर, एक कैवलरी ऑफिसर ऑफ कोर्स एज में इससे काफ़ी बड़ा होगा, शी वॉज जस्ट एन एडोलेसेंट। तो उसके थ्रू वो मतलब सॉरी उसके प्रति वो इन्फैचुएट हुई थी। कैवलरी ऑफिसर वो होता है जो आर्मी वगैरह में होते हैं, लेकिन दे फाइट ऑन अ हॉर्स। और ट्रेजेडियन जो ट्रेजेडी लिखता है या फिर मतलब एक तरह से ट्रेजिक रोल्स प्ले करता है थिएटर में। तो ऐसे मतलब उसने जो है इंस्टेंसेस गिनवाए अ, जब वो एक तरह से टेम्परेरी अटैच हुई थी या जो भी है। हर मैरिज विद मिस्टर पॉन्टेलियर इज डिस्क्राइब्ड एज प्योरली एन एक्सीडेंट। यानी कि उसकी जो मैरिज है ना विद मिस्टर पॉन्टेलियर, वो मतलब उसके डिस्क्राइब किया हो गया है प्योरली एन एक्सीडेंट, कि ये बस एक एक्सीडेंट है। वेयर ही फेल इन लव विद हर एंड शी एक्सेप्टेड हिम फॉर हिज एब्सोल्यूट डिवोशन। यानी कि हाँ, उसने ये बोला है कि उसकी जो मिस्टर पॉन्टेलियर के साथ जो शादी हुई है ना वो एक मतलब प्योरली एक एक्सीडेंट थी, मतलब एक तरह से गलती से हो गई। जहाँ पर वो मतलब उसके साथ प्यार में गिरा मिस्टर पॉन्टेलियर एडना के साथ। और उसने जो है मतलब वो इतना ज़्यादा एक तरह से उसके प्रति डिवोटेड था कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया फॉर हिज एब्सोल्यूट डिवोशन टूवर्ड हर। अ लाइकनेस ऑफ थॉट एंड टेस्ट शी इमेजिन दैट दे शेयर्ड एट द टाइम। यानी कि एक लाइकनेस ऑफ थॉट और टेस्ट जो उसने इमेजिन किया, जो कि वो शेयर कर रहे थे एट द टाइम। मतलब एक तरह से हाँ, एक आदमी का जो टेस्ट है, ठीक है, किसी भी इंसान का,
यहाँ पे एक फीमेल की बात की गई है, वो हमेशा चेंज, मतलब एक तरह से चेंज होना हो सकता है आगे जाके, ठीक है। कभी किसी को किसी टाइप के, मतलब कभी किसी लड़के को किसी टाइप के लड़के पसंद आते, कभी किसी टाइप के। तो वो जो मतलब जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है। तो उस टाइम पर जो उसका जो थॉट मतलब था, एक लाइकनेस ऑफ थॉट और टेस्ट, वो उनमें मैच हो रहा था, एडना में और किस में, लियोन से पॉन्टेलियर में। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है ये देख के प्यार में पड़ के शादी कर ली। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है, उसका जो टेस्ट है और जो लाइकनेस ऑफ थॉट है वो चेंज हो चुका है। इन एडिशन, her family's opposition to the match propelled her towards accepting Leonce for her husband। यानी कि इन एडिशन उसकी फैमिली की जो ऑपोजिशन थी ना, कि उसकी फैमिली अपोज कर रही थी कि नहीं तुम इससे शादी मत करो, तो उससे ज़्यादा वो जो है उसने उस चीज़ को, मतलब वो जो उसकी फैमिली ने जो रिजेक्ट किया इनको कि नहीं वो तुम्हारा पति नहीं बन सकता या फिर तुम शादी नहीं कर सकती उससे, उससे वो और ज़्यादा प्रोपेल हुई टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग लियोन से फॉर हर हस्बैंड। यूजुअली क्या होता है कि मतलब यंग लोगों में, कि जो चीज़ आपको करने के लिए मना की जाती है, ठीक है, वो चीज़ तो वो आदमी मतलब ज़रूर करेगा कि नहीं इस चीज़ को करके देखते हैं कि क्या होता है। तो वैसा ही एडना के साथ हुआ, उसके फैमिली ने अपोज किया इस मैच को, लेकिन उसने जो है फिर भी उस मतलब लियोन्से को एज अ हस्बैंड उसे एक्सेप्ट किया। हर रोमांटिक इंटरेस्ट सजेस्ट एन अनफुलफिल्ड रोमांटिक डिज़ायर that is unconventional and transgressive in nature. They hint toward a possible cause of her frustrations with life। यानी कि उसके जो रोमांटिक इंटरेस्ट है ना, वो सजेस्ट करते हैं एक अनफुलफिल्ड रोमांटिक फैंटेसी, कि उसके जो रोमांटिक इंटरेस्ट है, लाइक उसकी जो फैंटेसीज हैं रोमांस को लेकर, वो अभी भी अनफुलफिल्ड हैं। लाइक जब वो एडेल को बता रही है, तो जिस हिसाब से वो बता रही है उससे ये पता लग रहा है कि वो चीज़ें इसको मिली नहीं जो इसको चाहिए थी। हाँ, और ये जो क्या कहते हैं रोमांटिक फैंटेसीज हैं, दे आर अनकन्वेंशनल एंड ट्रांसग्रेसिव इन नेचर। यानी कि ये अनकन्वेंशनल है, यानी कि नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं, ये थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, अनकन्वेंशनल है और ट्रांसग्रेसिव है नेचर में। ट्रांसग्रेसिव यानी कि एक तरह से थोड़ा सा लिमिट्स या बाउंड्रीज के बाहर। तो दे हिंट टूवर्ड अ पॉसिबल कॉज ऑफ अ फ्रस्ट्रेशंस विद लाइफ। एक मिनट विशु में ख़त्म कर देता हूँ ये। तो ये चीज़ हिंट करती हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स अ पॉसिबल कॉज ऑफ अ फ्रस्ट्रेशंस विद लाइफ, कि वो जो अपनी लाइफ से जो है थोड़ा सा शायद मतलब इन्हीं वजह से, लाइक जैसे वो बता रही है, वो थोड़ा इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड है कि उसे ये सब चीज़ें अभी तक नहीं मिली। हाँ विशु, हैंड रेस किया था। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अनकन्वेंशनल वाली बात यहाँ पे बोली गई है, हम्म। इज इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टुवर्ड्स क्वांटिफिकेशन ऑफ अ वुमन? बिकॉज यहाँ पर अगर कोई भी लेडी अपनी मतलब डिजायर्स को लोगों के सामने कहती या एक्सप्रेस करती, तो लोग उसे अनकन्वेंशनल और अनट्रेडिशनली ट्रीट करते। तो यहाँ पर जो एडना है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये चीज़ सोसाइटी के द्वारा उसके ऊपर थोपी जा रही है कि अगर तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने डिजायर्स को फुल्ली एक्सप्रेस करोगे, तो वो हम्म। चीज़ क्या कहते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल कहलाएगी। एंड फॉर अ वुमेन इन 18th सेंचुरी expressing towards expressing her sexual desires in a particular 19th, एक्चुअली 19th है ये, 19th सेंचुरी। ओके 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 19th सेंचुरी बेसिकली, अगर वो पर्टिकुलरली आप अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दिस थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज अनकन्वेंशनल बिकॉज अ ट्रेडिशनल वुमन वुड नॉट नेवर एवर ट्राई टू एक्सप्रेस हर सेक्सुअलिटी टुवर्ड्स अ डिफरेंट पर्सन और हर हस्बैंड, राइट? हम्म। ओके। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो समरी हमें एक तरह से दी गई है, उसमें ये लिखा गया है कि उसके जो रोमांटिक इंटरेस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं एक अनफुलफिल्ड रोमांटिक फैंटेसी, जो कि अनकन्वेंशनल और ट्रांसग्रेसिव इन नेचर हैं। इन नेचर देखा जाए तो अब उस टाइम के नेचर की बात की जा रही है, या फिर आज के उससे भी हो सकता है बात की जा रही हो, कि उसके जो इंटरेस्ट हैं, मतलब ऐसे जो रोमांटिक फैंटेसीज़ हैं, वो सही में मतलब इतनी ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो कि मतलब, या फिर थोड़ी सी अजीब हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एज वीशु सेड, मुझे भी यही लग रहा है कि उस टाइम पर जैसे औरतों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की।
अगर वो कर भी देती थी तो दे वर क्रिटिसाइज्ड फॉर इट। तो आई गेस। बिकॉज क्रिश्चियनिटी जो औरतें बेसिकली अपनी चीज़ों को लाइक एक्सप्रेस कर दें या फिर बेसिकली अपनी जो उनकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कुछ भी अगर वो बदलने का ट्राई करे और किसी आदमी से बात करने की कोशिश करे, तो उनका सीधा जवाब ये होता था कि आप पहली बात तो बात नहीं कर सकते हो बिकॉज यू हैव नॉट बीन गिवन इक्वल राइट्स बाय द गॉड हिमसेल्फ। तो आपके पास वो इक्वल राइट्स है ही नहीं, और वो उस चीज़ हम्म। को गॉड से लिंक कर दिया करते थे। और बेसिकली एक कुछ स्टडीज में पाया गया है लाइक इन द कल्चरल हिस्ट्री कि वुमेन की सेक्सुअल डिजायर्स को ना डिमोनिक प्रेजेंस से भी नोट किया जाता है कि अगर किसी औरत के अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स है, सेक्सुअल प्लेजर को एक्वायर करने की इच्छा है, तो ये हम्म। चीज डीमन से आ रही है, लाइक डीमन फोर्सिंग हर टू डू दिस। ये तो था, मतलब मैंने भी सुना है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, वही उस टाइम की बातें उस टाइम की हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। Edna reflects on different aspects of her marital life without mentioning it all to her friend. She thinks that she is fond of her children in an uneven and impulsive way. यानी कि एडना रिफ्लेक्ट करती है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैरिटल लाइफ, यानी कि जो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर वो रिफ्लेक्ट करती है विदाउट मैंशनिंग इट ऑल टू हर फ्रेंड। यानी कि वो अपने मन में रिफ्लेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों पे, लेकिन सारी चीज़ें जो है अपनी फ्रेंड को यानी कि एडल रेटिग्नॉल को वो नहीं बताती हैं। कुछ चीज़ें बता देती है, कुछ चीज़ें नहीं बताती है, वो अपने मन में ही रखती है। शी थिंक्स दैट शी इज़ फॉन्ड ऑफ अ चिल्ड्रन इन एन अनइवन एंड इम्पल्सिव वे। यानी कि वो सोचती है कि वो अपने लाइक शी इज़ फॉन्ड ऑफ अ चिल्ड्रन, कि अपने चिल्ड्रन को अच्छे से जानती है और मतलब उसके बच्चे भी उसको अच्छे से जानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इन एन अनइवन एंड इम्पल्सिव वे, एक अनइवन और इम्पल्सिव वे में। शी फॉरगेट्स अबाउट देम समटाइम्स एंड देयर एब्सेंस इज अ रिलीफ टू हर, विच सिग्निफाइज दैट शी इज़ नॉट द टिपिकल मदर वुमेन। यानी कि वो कई बार उनके बारे में भूल जाती है। अब ये एक्सप्लेन किया गया कि अनइवन और इम्पल्सिव वे कैसे था। तो वो उनके बारे में कभी कभी भूल जाती है, अपने बच्चों के बारे में, लेकिन उनका ध्यान व्यान रखना। और उसकी जो एब्सेंस है वो मतलब उसके बच्चों के लिए एक रिलीफ होती है। लाइक उसके बच्चे उसे बहुत ज़्यादा, इससे ये पता चलता है उसके बच्चे उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, विच सिग्निफाइज दैट शी इज़ नॉट द टिपिकल मदर वुमेन। और इससे ये सिग्निफाई होता है कि वो एक टिपिकल मदर वुमेन नहीं है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को पसंद करता है बहुत ज़्यादा, उसके अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी मदर एक पहली बात तो मतलब बहुत कम होगा कि अपने बच्चे के बारे में भूल जाए, ठीक है, काम वगैरह करते हुए। और उसकी एब्सेंस मतलब अपनी मदर की एब्सेंस उस बच्चे को हमेशा सताएगी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ, ये वो, कहीं गई हुई है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, उसकी जो एब्सेंस थी वो उसके बच्चों के लिए एक रिलीफ थी, जिससे कि ये पता चलता था कि उसके बच्चे उसे मतलब ऑलरेडी पसंद नहीं करते। शी लीन्स ऑन एडल्ट शोल्डर and enjoys a candor intoxicated by the freedom of her expression, which she experiences for the first time. Edna's mood is reflexive and meditative here as she loses herself in her memories and in the ease of her companionship with Adele Retignol. तो वो क्या करती है, शी लीन्स ऑन एडल्ट शोल्डर, यानी कि वो अपने मतलब एडल के शोल्डर पर लीन करती है, एंड एन्जॉयज अ कैंडर इंटॉक्सिकेटेड बाय द फ्रीडम ऑफ अ एक्सप्रेशन। अब और वो एक्सपीरियंस करती है एक तरह से कि जब लाइक उसने उसको टच किया या जो भी है उसके ऊपर लीन किया एडल के शोल्डर पर, और उसे रियलाइज़ होता है कि एडल जो है उसका नेचर कितना ज़्यादा एक तरह से फ्रीडम से भरा हुआ है, कि वो अपनी बातों को कितने आराम से जो है फ्रीली एक्सप्रेस करती है, ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती है, कितनी ओपन है। तो उस चीज़ को वो जो है रियलाइज़ करती है और एन्जॉय करती है। और ये चीज़ जो है उसने पहली बार एक्सपीरियंस की होती है, लाइक उसे पहली बार कोई ऐसी वुमेन मिली होती है जो कि इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड है और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करती है। Edna's mood is reflexive and meditative here as she loses herself in her memories and the ease of a companionship with Adele Retignol. तो एडना का जो मूड है वो रिफ्लेक्सिव है और मेडिटेटिव है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है अपने आप को लूज़ कर देती है अपनी मेमोरीज़ में, यानी कि वो अपनी मेमोरीज़ में खो जाती है। एंड इन द ईज़ ऑफ अ कंपेनियनशिप विद एडल रेटिग्नॉल, वो और वो जो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी एडल रेटिग्नॉल, उस चीज़ में जो है वो खो जाती है उसकी कंपेनियनशिप के साथ। अब आप सबको पता ही होगा एडल रेटिग्नॉल, कल मैंने बताया था
एडल रेटिग्नॉल जो है वो एक मदर वुमेन है, यानी कि वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है और उनकी काफ़ी देखभाल करती है, तो वो एक टिपिकल मदर वुमेन है। चैप्टर 8, एज रॉबर्ट ग्रोज मोर इंटीमेट विद एडना, Adele warns him to leave Mr. Pontellier alone, saying that she is not one of us, she is not like us, she might make the blunder of taking him seriously. यानी कि एडल सॉरी जो रॉबर्ट है वो एडना के साथ एक तरह से और ज़्यादा इंटीमेट होता है, यानी कि और ज़्यादा क्लोज आता है। रॉबर्ट कौन है? रॉबर्ट एडल का एक तरह से, एडल की फैमिली का ही है, एक तरह से उनके साथ का ही है, क्रियोल, मतलब रॉबर्ट भी एक क्रियोल है, लेकिन एडना जो है वो एक क्रियोल नहीं है। तो एडल क्या करती है, वो रॉबर्ट को वार्न करती है कि तुम जो है यहाँ से मतलब मिसेस पॉन्टेलियर को यानी कि एडना को अकेला छोड़ दो, और हाँ अकेला छोड़ दो बस, उसके साथ ज़्यादा रहो मत। सेइंग दैट शी इज़ नॉट वन ऑफ अस, कि वो हमारी जैसी नहीं है, हमारी तरह नहीं है, वो एक क्रियोल नहीं है, वो बाहर से आई है। शी माइट मेक द ब्लंडर ऑफ टेकिंग हिम सीरियसली, और हो सकता है कि वो तुम्हें जो है सीरियसली ले ले, जो कि आगे जाके वही हुआ। अब रॉबर्ट कैसा इंसान है? रॉबर्ट हर मतलब एक तरह से इनके उसमें कल्चर में नॉर्मल है ये चीज़, कि रॉबर्ट हर समर्स में अपने आप को एक वुमेन के साथ जो है एक तरह से उसके साथ एक लाइट रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट रखता है एक वुमेन के साथ। फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो वुमेन मतलब मैरिड हो या फिर एक विडो हो, वो बस एक लाइट रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट मतलब एक तरह से लाइटली रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है किसी वुमेन के साथ हर समर में। लेकिन अब उस टाइम पे मतलब जो क्रियोल वुमेन है उनको ये चीज़ पता होती है कि ऐसा कुछ लोग करते हैं उनके उसमें, तो उनके लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। बट सिंस एडना इज़ नॉट अ क्रियोल, तो उसे ये सब चीज़ें पता नहीं है। वो क्या करती है, वो रॉबर्ट को जो है, रॉबर्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है और अपनी फैमिली वैमिली के बारे में आगे जाके इवेंचुअली भूल जाती है। Their conversation employs a generous use of French and adds to the realism and local flavor of the narrative, suggesting the multilingual and multiracial history of Louisiana. यानी कि ठीक है, जो कन्वर्सेशन है वो एम्प्लॉय करती है, मतलब उनकी जो कन्वर्सेशन है एडेल और रॉबर्ट के बीच में, उसमें जो है एक फ्रेंच का जनरस यूज़ है। यानी कि वो जो जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं, और वो चीज़ जो है एड्स टू द रियलिज्म एंड लोकल फ्लेवर ऑफ द नैरेटिव। और जो उससे क्या होता है कि जो नैरेटिव का जो रियलिज्म है ना और जो लोकल फ्लेवर है, ये चीज़ उसमें ऐड होती है, सजेस्टिंग द मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीरेशियल हिस्ट्री ऑफ लुइसियाना। यानी कि लुइसियाना जो जगह है उसकी जो मल्टीलिंगुअल और मल्टीरेशियल हिस्ट्री है, कि कैसे जो एक तरह से लुइसियाना में मतलब मल्टीरेशियल लोग रहते थे और मल्टीलिंगुअल लोग रहते थे, कि जो कि इंग्लिश भी बोलते थे, फ्रेंच भी बोलते थे, आई गेस स्पेनिश भी बोलते थे। तो उससे जो हमें पता चलता है कि लुइसियाना में कितनी तरह के लोग एक ही जगह पर रहते थे। एडल रेटिग्नॉल इज शोन टू बी अ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव फ्रेंड ऑफ एडना पॉन्टेलियर हु विशेस टू सेव हर फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल। यानी कि एडल रेटिग्नॉल जो है ना, उसे दिखाया गया है कि वो एक केयरिंग और प्रोटेक्टिव फ्रेंड है एडना पॉन्टेलियर की, जो कि मतलब हु विशेस टू सेव हर फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल। सिंस उसको पता था कि मतलब आगे जाके एक तरह से क्या हो सकता है, वो उसको सीरियसली ले सकती है रॉबर्ट को, तो वो बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी बाय टेलिंग रॉबर्ट टू लीव हर अलोन। रॉबर्ट इज पेंटेड एज अ प्रिटेंशियस फेलो बाय एडेल, टू विच ही वेहमेंटली प्रोटेस्ट। एलसी रॉबिन इज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रॉबर्ट जो है उसको पेंट किया गया है, मतलब कैसे पेंट किया है एडेल ने, एज अ प्रिटेंशियस फेलो। प्रिटेंशियस किसे बोलते हैं? जो आदमी एक तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर दिखाने की कोशिश करता है या फिर क्लेवर साउंड करने की कोशिश करता है, भले ही वो ऐसा है नहीं, तो उसे कहते हैं प्रिटेंशियस। जिसके जिसको वो एक तरह से रॉबर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वेहमेंटली यानी कि बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन एडल जो है उसे ऐसा पेंट करती है। एलसी एरोबिन इज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि एलसी एरोबिन जो है, जो आगे जाके इसमें आएगा, वो उसका मेंशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम होता है। अब एलसी एरोबिन कौन है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एलसी एरोबिन एक टाइप एक वुमेनाइजर है इस जो जगह है उधर का।
तो वो एक वुमेनाइज़र है, मतलब आप सबको पता ही है वुमेनाइज़र क्या होता है। तो उस क्या होता है उसके साथ, एडना के साथ, वो भी एक तरह से इसके साथ एलसी रॉबिन के साथ जब रॉबर्ट चला जाता है, तो एलसी रॉबिन के साथ वो फिजिकली उससे जो है एलसी रॉबिन के साथ एंगेज होती है। तो आगे जाके पढ़ते हैं इसके बारे में, एलसी रॉबिन के बारे में और भी ज़्यादा। द चैप्टर प्रोसीड्स टू डिटेल द activities that Mrs. Lebrin engages herself in with the help of the black servant girl that suggests the slave trade that was crucial to the history of the American South। यानी कि जो चैप्टर है वो प्रोसीड होता है टू डिटेल द एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को डिटेल करने के लिए, दैट मिसिस लेब्रन एंगेजेस हर सेल्फ इन, हाँ, और सॉरी, जिसमें जो है मिसिस लेब्रन जो है अपने आप को एंगेज करती हैं, उसमें एक तरह से हमें डिटेल दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक सर्वेंट गर्ल, और किसकी हेल्प से, जो ब्लैक सर्वेंट गर्ल है उसकी हेल्प से, जिससे कि ये हमें पता चलता है कि स्लेव ट्रेड जो है वो उस टाइम पर क्रूशियल था काफ़ी, किसकी हिस्ट्री के लिए, अमेरिकन साउथ की। तो हमें इसमें क्वाड्रून के बारे में पता चलता है शुरू में, जो कि हाँ पॉन्टेलियस के बच्चों का ख्याल रख रही होती है, वो भी हाफ ब्लैक होती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कैसे जो मतलब स्लेवरी थी उस टाइम पर, वो उस टाइम पर थी, और कैसे लोग एक तरह से स्लेव्स को एज अ सर्वेंट वगैरह अपने घरों में रखते थे। देयर लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कम्फर्ट ऑफ दीज एफ्लुएंट फैमिलीज, यानी कि उनका जो लेबर है ना वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसके कंफर्ट में, इन एफ्लुएंट फैमिलीज के कंफर्ट में। एफ्लुएंट यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर, रिच। Victor Lebrin, the younger brother of Robert Lebrin, is also introduced as a 19-year-old who wishes to follow his brother's example when it comes to women। यानी कि विक्टर लेब्रिन जो है वो यंगर ब्रदर है किसका, रॉबर्ट लेब्रिन का, और उसको भी एक तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें नॉवल में। और ही इज़ करेंटली 19 years old, और वो भी मतलब विश करता है कि वो भी अपने ब्रदर की तरह बन जाए, मतलब अपने ब्रदर का एग्जाम्पल फॉलो करे व्हेन इट कम्स टू वुमेन, कि हर समर्स को जो है एक मतलब लाइटली रोमांटिकली इन्वॉल्व हो किसी वुमेन के साथ। चैप्टर 9। In this chapter, another important influence on Edna in the character of Mademoiselle Reyes is introduced. Robert specifically asks Edna whether she would like to have the pianist play for her after the festivities of the night had dampened। यानी कि इस चैप्टर में another important influence आता है on Edna in the character of Mademoiselle Reyes is introduced। एक मिनट। हाँ, एक और जो है इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है एडना पे, जो कि एडना के ऊपर इम्पैक्ट करता है किसके थ्रू, इन द कैरेक्टर ऑफ मेडेमोइजल रेस। अब मेडेमोइजल रेस हैं एक, उसके थ्रू एडना के ऊपर मतलब कैसा इन्फ्लुएंस पड़ता है वो हम जानेंगे। रॉबर्ट स्पेसिफिकली आस्क्स एडना whether she would like to have the pianist play for her after the festivities of the night had dampened। तो रॉबर्ट जो है एडना से स्पेसिफिकली पूछता है कि क्या तुम मतलब एक पियानिस्ट को ये चाहोगे कि एक पियानिस्ट तुम्हारे लिए प्ले करे आफ्टर द फेस्टिविटीज़ ऑफ द नाइट, कि जब जो नाइट की जो फेस्टिविटीज़ हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद। तो अब वो पियानिस्ट कौन होती है, मेडेमोइजल रेज। मेडेमोइजल रेज इज़ एन ओल्ड एंड डिसएग्रीएबल वुमेन हु स्टेज रेक्लूज। तो मेडेमोइजल रीज जो है वो एक ओल्ड और डिसएग्रीएबल वुमेन है, यानी कि एक खूसट खूसट कह लो या बुढ़ी जो है, बुढ़िया है, जो कि काफ़ी रेक्लूस रहती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंट्रोवर्ट कह लो, अलोन रहने की वो सोचती है, लोगों को अवॉइड करती है, दूसरे लोगों को। However, Robert says that she likes Edna एंड विल कम टू प्ले फॉर हर। लेकिन रॉबर्ट जो है वो बोलता है कि वो एडना को पसंद करती है, एडना को ही बताते कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे लिए मतलब वो पियानो बजाने आएगी। मेडेमोइजल रेज रिक्वेस्ट रॉबर्ट to ask to Mrs. Pontellier's preference and Edna is embarrassed to be singled out by the imperious little woman। यानी कि मेडेमोइजल रीज जो है
रॉबर्ट से बोलती हैं कि तुम जो है मिसेस पॉन्टेलियर यानी कि एडना के पास जाओ और उससे उसकी मतलब सॉरी, उससे उसकी प्रेफरेंस पूछो कि मैं क्या प्ले करूं पियानो पे। और उससे जो है एडना ना काफ़ी एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि उसने उस टाइम पर उसको सिंगल आउट कर दिया कि नहीं, मैं मतलब एडना की प्रेफरेंस के हिसाब से ही जो है म्यूज़िक प्ले करूँगी। शी आस्क रेज टू प्ले वॉट एवर शी लाइक्स, तो वो बोल देती है कि आपको जो अच्छा लगे, मतलब रेज को बोलती है, मेडेमोइजल रेज को, कि आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ जो है प्ले करो। Mademoiselle Reisz is the portrait of the artist in the novel, while Adele and Edna also dabble into the arts of various kinds, like singing, painting, playing music, etc. यानी कि जो मेडेमोइजल रीज है ना, वो एक पोर्ट्रेट है ऑफ द आर्टिस्ट इन द नॉवल। यानी कि जो असली आर्टिस्ट जो है वो इस नॉवल में मेडेमोइजल रीज हैं, जबकि एडेल और एडना भी मतलब अलग अलग आर्ट्स में जो हैं इंडल्ज होते हैं, जैसे मतलब सीविंग हो गया, कपड़े वगैरह सिलना, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूज़िक एक्सेट्रा। लेकिन जो मेन जो आर्ट, मतलब एक तरह से आर्ट की लाइन जो फॉलो कर रही हैं, आर्ट की लाइन में हैं एक्चुअली में, वो मेडेमोइजल रीज हैं। तो अगर आर्टिस्ट, अगर आपको लिखना हो कि असलियत में आर्टिस्ट कौन था, तो दैट वाज मेडेमोइजल रीज। Edna's relationship with music is discussed. A piece that Adele plays and Edna titles Solitude, which symbolizes the solitary journey of Edna against its original title, is mentioned. Edna's visual imagination is said to be triggered by music. यानी कि एडना का जो रिलेशनशिप है ना, उसे मतलब डिस्कस किया जाता है कि उसका रिलेशनशिप कैसा है म्यूज़िक के साथ। अ पीस दैट एडल प्लेज, एक पीस जो एडल प्ले करती है और एडना उसको जो है सॉलिट्यूड टाइटल करती है। यानी कि एडेल रेटिकनॉल जो है वो कोई म्यूज़िक बजाती है और एडना उसको टाइटल करती है सॉलिट्यूड, जो कि सिंबलाइज करता है उसकी सॉलिटरी जर्नी को, एडना की। अगेंस्ट इट्स ओरिजिनल टाइटल इज मैंशनड, यानी कि जो उसका ओरिजिनल टाइटल है ना, जो एडल ने प्ले किया था, उसके बजाय जो सॉलिट्यूड जो एडना ने जो टाइटल दिया था उसको मेंशन किया गया। एडनाज विजुअल इमेजिनेशन इज सेट टू बी ट्रिगर्ड बाय म्यूजिक, यानी कि एडना की जो विजुअल इमेजिनेशन है ना, वो म्यूज़िक के थ्रू ही एक तरह से ट्रिगर होती है। नॉट थ्रू ही, मतलब लेकिन म्यूज़िक से ट्रिगर होती है। Solitude evoked the image of a naked and dejected man by the seashore in her mind who looks at a flying bird. तो जब वो सॉलिट्यूड, उसको ये वर्ड सुनाई देता था या फिर जब वो सॉलिट्यूड के बारे में सोचती थी, तो उसके मन में एक इमेज आती थी ऑफ अ नेकेड एंड डिजेक्टेड मैन, एक नेकेड और डिजेक्टेड मैन की, जो कि सी शोर के पास मतलब खड़ा हुआ है, बाय द सी शोर। उसके मन में ऐसी इमेज आती थी, और जो कि एक फ्लाइंग बर्ड को देख रहा है, एक उड़ते पंछी को देख रहा है, अकेला खड़ा है वहाँ पे, नेकेड और डिजेक्टेड। द सिंबल ऑफ द बर्ड इन फ्लाइट फोरशैडोज एडनाज अवेकनिंग, यानी कि जो सिंबल है ना उस बर्ड का, मतलब जो उड़ रहा है, वो फोरशैडो करता है एडना की अवेकनिंग को। While here she can only relate a naked man to independence. Sorry. While here she can only relate a naked man to independence, as only men enjoyed certain freedom in society. It foreshadows Edna's own awakening in the final chapter when she strips naked and drowns in the sea with no one in sight looking at a bird with broken wings. यानी कि इससे जो हम मतलब इससे रिलेट कर पाते हैं, यानी कि यहीं पे एक तरह से रेफरेंस दे दिया है, फोर शेडिंग हो गई है कि आगे जाके क्या होगा। वो रिलेट कर पाती है उस नेकेड मैन से टू इंडिपेंडेंस, यानी कि वो किसी औरत को एक तरह से इमेजिन नहीं कर रही है जब सॉलिट्यूड के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसके मन में ये है कि मतलब आज की सोसाइटी में, यानी कि उस टाइम की सोसाइटी में सिर्फ मैन के पास ही एक सर्टेन फ्रीडम है और वो उसका जो है सुख भोग रहे हैं उस फ्रीडम का। इट फोरशैडोज एडना's ओन अवेकनिंग इन द फाइनल चैप्टर, और ये चीज़ फोरशैडो करती है एडना की खुद की अवेकनिंग, जो कि फाइनल चैप्टर में होगी, यानी कि चैप्टर 39 में, जब वो जो है वो खुद शी स्ट्रिप्स नेकेड, यानी कि वो खुद अपने सारे कपड़े वगैरह उतार देती है और फिर जो है सी में अपने आप को ड्राउन कर देती है।
विद नो वन इन साइट, कि और उसको कोई भी दिख नहीं रहा होता है, ना उसको कोई देख रहा होता है। वो सिर्फ एक बर्ड को देख रही होती है, लुकिंग एट अ बर्ड विद ब्रोकन विंग्स, जिसके जो हैं पंख टूट चुके होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं। आफ्टर रीज बिगिंस टू प्ले, एडना ट्रेम्बल्स अंडर द फोर्स ऑफ द म्यूजिक एंड इज टीयरी आइड। यानी कि हाँ, आफ्टर रीज जो है वो अपने मतलब बजाना शुरू करती है अपना पियानो, तो एडना जो है वो ट्रेम्बल करती है अंडर द फोर्स ऑफ द म्यूजिक एंड इज टीयरी आइड, उसकी आंखों में आंसू वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है वो। Mademoiselle Reese notices Edna's reaction and patting on her shoulder. She asks Edna about her music, telling her, "You are the only one worth playing for." यानी कि मेडेमोइजल रीज जो है ये चीज़ देखती है और एडना के पास मतलब एडना का शोल्डर जो है पैट करती है, यानी कि उसके शोल्डर पर जो है हाथ वगैरह रखती है, तपतपी देती है। और हाँ, एडना से जो है अपने म्यूज़िक के बारे में पूछती है वो रीज, और बोलती है कि तुम ही एक हो जो कि हु इज़ वर्थ प्लेइंग फॉर, जिसके लिए जो है मतलब बजाना मैं वर्थवाइल समझती हूँ, म्यूज़िक बजाना। However, the narrator mentions that everyone was in awe of the pianist. She had played a piece from Frederick Chopin. As we know, the author shares a name with the celebrated musician. लेकिन however, the narrator mentions that everyone was in awe of the pianist. यानी कि जो दूसरे लोग हैं, they were in awe of the pianist. She had placed she had played a piece from Frederick Chopin, यानी कि फ्रेडरिक चॉपिन का उसने जो है एक गाना या म्यूज़िक वो प्ले किया था। और हमें पता ही है कि जो ऑथर है हमारी, नरेटर हैं, वो कौन है, केट चॉपिन। तो उनका बस सरनेम मतलब एक तरह से इसके साथ मिल रहा है, फ्रेडरिक चॉपिन के साथ, दे आर नॉट एक्चुअली रिलेटेड। तो उनका जो नाम है और वो ये जो है फ्रेडरिक चॉपिन, ही इज़ अ celebrated musician. Chopin Nancy K. Miller has called the references to Chopin the internal female signature in women's writing. यानी कि चॉपिन नैन्सी नहीं सॉरी, हाँ ये तो चॉपिन उसमें लिखा है कि फ्रेडरिक चॉपिन के साथ उसका जो है सरनेम शेयर हो रहा था। नैन्सी के मिलर जो है एक, उन्होंने ये लिखा है इस रेफरेंस को कि उसने जो फ्रेडरिक चॉपिन का जो नाम ऐड किया है, अब उसने इसी म्यूजिशियन का क्यों ऐड किया जो कि उसके नाम के साथ का था, मतलब मैच हो रहा था। तो उसने नैन्सी के मिलर ने इस रेफरेंस को बोला है कि ये उसका एक इंटरनल फीमेल सिग्नेचर था इन वुमेन्स राइटिंग, कि उसने इंटरनली उसको मेंशन करके अपने जिसका सरनेम मतलब उसके साथ का ही है, वो उसने इंटरनली जो है ये उसका इंटरनल फीमेल सिग्नेचर था उसकी खुद की राइटिंग में। Chapter 10. As everyone starts returning home from the hall, Edna realizes that she has started liking Robert. She notices that Robert held away from her at times and she missed him. यानी कि जब मतलब सब लोग जो हैं घर पे वापस आ रहे होते हैं अपने फ्रॉम द हॉल, एडना ये रियलाइज़ करती है कि वो जो है रॉबर्ट को पसंद करने लगी है, और रॉबर्ट जो है ना मतलब वो एडना से थोड़ा दूर रहने लगा है, और वो उसको मिस करती थी जब वो दूर रहता था। अब दूर क्यों रहने लगा था वो, क्योंकि एडल ने बोला था कि तुम उससे थोड़ा सा दूर ही रहो, वो तुम्हें सीरियसली ले लेगी नहीं तो। शी हैड ट्राइड टू लर्न हाउ टू स्विम ऑल समर बट हर एफर्ट्स प्रूव फ्यूटाइल, हाउएवर एडना फील्स डिफरेंट दैट नाइट। यानी कि उसने पूरी समर जो है अपनी स्विमिंग सीखने में बिता दी, लेकिन उसके सारे जो एफर्ट्स हैं ना दे प्रूव फ्यूटाइल, यानी कि उसको स्विमिंग आई नहीं तो उसके सारे एफर्ट्स जो हैं दे वर फ्यूटाइल। लेकिन फिर भी हाउएवर एडना फील्स डिफरेंट दैट नाइट, एडना को जो है उस रात बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था। शी इज़ ओवरटेकन बाय पावर एंड जॉय एंड स्विम्स आउट फार। यानी कि उसके अंदर पावर और जॉय इतना ज़्यादा एक तरह से भर गया था कि पावर एंड जॉय ओवरटुक, और वो जो है स्विमिंग करने के लिए चली गई, और वो बहुत ज़्यादा दूर तक स्विम करती है। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द टेक्स्ट एंड मार्क्स एडना टेकिंग कंट्रोल ओवर हर बॉडी एंड सोल। इससे क्या पता चलता है कि ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है टेक्स्ट के अंदर, जिस जो कि मार्क करता है कि एडना जो है सॉरी एंड मार्क्स एडना, हाँ, और इससे ये मार्क मतलब ये चीज़ ये मार्क करती है कि एडना ने जो है
अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से पा लिया है, और सोल के ऊपर भी अपना जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से पा लिया है. Everyone watching applauds her, but Edna's triumphant movement also establishes her as an example of female transgression. The narrator says, एक मिनट. The narrator says she wanted to swim far out where no woman had swum before. यानी कि सब लोग जो देख रहे होते हैं वो उसके लिए अपलॉड करते हैं, ताली वगैरह बजाते हैं, लेकिन एडना का जो ट्रायम्फेंट मूवमेंट था वो ये भी एस्टेब्लिश करता है हर एज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल ट्रांसग्रेशन. फीमेल ट्रांसग्रेशन का भी वो एग्जाम्पल एक तरह से अपने आप को सेट करती है. द नरेटर सेज, नरेटर हमें ये बोलती है कि शी वॉन्टेड टू स्विम फार आउट. वो चाहती थी कि वो बहुत दूर तक एक तरह से स्विम करे, जहाँ तक मतलब कभी किसी वुमेन ने जो है स्विम ना किया हो. इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो कैसे जो है एक नई वुमेन, एक न्यू वुमेन बनने के लिए कितनी ज़्यादा एक तरह से उसकी चाह थी कि मैं एक डिफरेंट वुमेन बनूं, अपनी खुद की आइडेंटिटी जो है समाज में रखूं. क्योंकि यूजुअली उस टाइम पे औरतों की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, वो अपने पति के नाम से ही जानी जाती थी, ना ही उन्हें कोई ऐसे ज़्यादा बहुत राइट्स थे खुद का कुछ करने के. She looks back at the distance covered only to realize that it was not very far from the show. वो पीछे देखती है कि देखने के लिए कि उसने कितना मतलब एक तरह से डिस्टेंस कवर किया है, और देखती है कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं आई है कोई, मतलब शोर से, यानी कि जहाँ पे पानी ख़त्म होता है वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा एक तरह से दूर नहीं आई है किनारे से. स्विमिंग बैक, वो वापस जो है वो स्विम बैक करती है. शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस द टेरर ऑफ डेथ डेथ she mentioned that she mentions to no one except her husband. लाइक जब वो स्विम बैक कर रही होती है तो वो एक चीज़ और एक्सपीरियंस करती है, द टेरर ऑफ डेथ, यानी कि मौत का एक खौफ जो है वो एक्सपीरियंस करती है. और ये चीज़ वो किसके सामने मेंशन करती है? किसी के सामने नहीं, बस अपने हस्बैंड के सामने वो चीज़ ये बताती है. This foreshadows her death in the final chapter and enriches the symbolism of the sea that is interwoven with the protagonist's awakening. This foreshadows her death in the final chapter and enriches the symbolism. एक मिनट, हाँ, ये चीज़ जो है फोरशैडो करती है उसकी डेथ को इन द फाइनल चैप्टर, कि जो उसका जो टेरर ऑफ डेथ है वो कैसे मतलब हाँ, जो उसने एक्सपीरियंस किया टेरर ऑफ डेथ, ये आगे जाके जो है उसकी मतलब एक तरह से उसकी डेथ को फोरशैडो कर रही है इन द फाइनल चैप्टर. एंड एनरिचेस द सिंबलिज्म ऑफ द सी, और इस चीज़ को भी एनरिच करती है कि द सिंबलिज्म ऑफ द सी, जो कि सी का जो एक तरह से सिंबल है वो कैसे इंटरवोवन है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है प्रोटैगनिस्ट की अवेकनिंग के साथ. इन दिस मोमेंट शी ट्रांसग्रेसेस एंड फैंसी सॉलिट्यूड. इस मोमेंट में वो ट्रांसग्रेस करती है और फैंसी करती है सॉलिट्यूड को, कि मतलब वो एक तरह से अकेली होती है और अकेले जो है स्विम कर रही होती. द नरेटर राइट्स एज शी स्वैम शी सीम टू बी रीचिंग आउट फॉर द अनलिमिटेड इन विच टू लूज हर सेल्फ. यानी कि नरेटर ये भी लिखती है कि वो जो है उसने स्विम किया दूर तक, मतलब ऐसा उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बहुत दूर तक स्विम करना चाहती है, जहाँ तक मतलब वो अपने आप को खो दे. She defiantly walks up alone, paying no attention to the others who call out to her. However, Robert catches up with her. वो जो है डिफाइंटली वो वॉक अवे कर देती है अलोन, विदाउट मतलब सॉरी, और कोई भी अटेंशन वो एक तरह से नहीं देती टू द अदर्स जो उसे कॉल आउट कर रहे होते हैं. लेकिन हाउएवर रॉबर्ट जो है वो उसके साथ एक तरह से कैचअप कर लेता है. एडना स्पीक्स टू हिम अबाउट द म्यूजिक एंड हर स्विमिंग, हाफ कॉम्प्रीहेंडिंग द 1000 इमोशंस शी हैज़ फेल्ट दैट नाइट. यानी कि एडना जो है उससे बात करती है अबाउट म्यूज़िक और अपनी स्विमिंग के बारे में, आधा समझते हुए, हाफ कॉम्प्रीहेंडिंग जो 1000 इमोशंस जो उसने जो है उस रात को जो है फील किए थे. रॉबर्ट फ्लिपेंटली नरेट्स अ स्टोरी टू हर about spirits of the sea that helped her swim. तो रॉबर्ट जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से तो नहीं, एक कैजुअल, थोड़े से कैजुअल तरीके में एक स्टोरी नरेट करता है
अबाउट स्पिरिट्स ऑफ द सी कि सी की जो मतलब सी की जो स्पिरिट्स हैं, सी में जो स्पिरिट्स होती हैं, और कैसे जो है उन्होंने इसे हेल्प की, क्या कहते हैं, एडना को स्विम करने में। अब हमने शुरू में पढ़ा था अभी यहाँ पे कि एडना ने जो है स्विमिंग नहीं सीखी थी, लेकिन वो फिर भी किसी तरह जो कह लो जॉय वगैरह कह लो, वो उसे ओवर पावर एक तरह से करते हैं, उसके अंदर का जो जॉय वगैरह होता है, और वो स्विम कर जाती है। He offers his hand to Edna, which she takes and assists her to rest in the hammock. She stays he stays by Edna until he thinks she has fallen asleep. तो वो जो है अपने हैंड ऑफर करता है एडना को, विच शी टेक्स एंड असिस्ट हर टू रेस्ट इन द हैमॉक। वो अपना हाथ देता है एडना को, जो कि एडना पकड़ती है और उसे मतलब असिस्ट करता है हैमॉक की तरफ, कि तुम जो है यहाँ पर रेस्ट करो, क्योंकि वो काफ़ी थक गई होती है स्विमिंग करके। ही स्टेज बाय एडना अनटिल ही थिंक्स शी हैज़ फॉलन asleep। वो जो है एडना के पास तब तक रहता है जब तक मतलब उसे ये एक तरह से ना दिखे कि एडना जो है अब सो चुकी है। दिस चैप्टर इज पाइवोटल टू द अवेकनिंग ऑफ एडना, यानी कि ये जो चैप्टर है ना, वो सेंट्रल है किसकी अवेकनिंग में, एडना की अवेकनिंग में। Her swimming is compared with a toddler learning to walk, emphasizing the childlike and impulsive qualities in Edna, but also a moment of growth in her awakening as she wakes up from its stages of infancy। यानी कि उसकी जो स्विमिंग है ना, उसको कंपेयर किया गया है किससे, एक टॉडलर जो कि चलना सीख रहा हो, यानी कि उसकी स्विमिंग जो स्किल्स थी वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक तरह से कच्ची थी। तो उसको किससे कंपेयर किया गया है, एक टॉडलर जो कि चलना सीख रहा हो। एम्फोसाइजिंग द चाइल्ड लाइक एंड इम्पल्सिव क्वालिटीज़ इन एडना, और उसके थ्रू मतलब क्या एम्फोसाइज हो रहा है, और कि एडना की एडना के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक बच्चे जैसी हैं और इम्पल्सिव हैं, बट ऑल्सो मोमेंट ऑफ ग्रोथ इन अ अवेकनिंग। और लेकिन ये एक मोमेंट ऑफ ग्रोथ भी है इन अ अवेकनिंग एज शी वेक्स अप फ्रॉम इट्स स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी। हाँ, और वो जो है अपनी जो अवेकनिंग से है, क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसकी अवेकनिंग बढ़ रही है। कैसे कैसे वो शी वेक्स अप फ्रॉम इट्स स्टेज ऑफ इन्फेंसी, कि जब वो अवेकनिंग बिल्कुल कम थी, ना के बराबर थी, कैसे कैसे वो अवेकनिंग जो है बढ़ रही है, उसकी अवेकनिंग में ग्रोथ आ रही है जैसे जैसे वो आगे प्रोग्रेस कर रही है। एज शी वॉक्स अवे फ्रॉम द ग्रुप शी मार्क्स हर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम। जैसे ही और जो वो है वो ग्रुप से सेपरेट होती है, जहाँ पे वो जो लोग होते हैं जो उसको स्विमिंग करते हुए देख रहे होते हैं, अपलॉड करते हैं, जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है, वो क्या करती है, शी मार्क्स अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम। यानी कि एक तरह से उसने अपनी थोड़ी बहुत जो है खुद की पहचान बनाई, खुद से ऐसे इतनी आगे तक स्विम करके, और अपनी थोड़ी सी जो है फ्रीडम को भी दिखाया, कि कैसे जो है वो एक औरत होने के बावजूद उसने जो है स्विम किया और अपनी खुद की एक पहचान बनाई। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, किसी कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हैं।